आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। छह सितंबर की शाम है, फिर से हाजिर हैं हम आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर के साथ। मेरा नाम नितिन ठाकुर। तो तसल्ली से पूरे दिन की खबरें जानने का टाइम है ये। बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के पंजशीर की, जहां तालिबान का दावा यह है कि उसका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तो जानेंगे कि सच क्या है, और साथ ही इस सवाल का जवाब भी तलाशना है कि तालिबान अब तक वहां सरकार बना क्यों नहीं पाया। फिर आपको उन 19 राज्यों के बारे में बताएंगे जहां पिछले 24 घंटों में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। इसके बाद पंजाब चलेंगे। यहाँ कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी में भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर खींचतान जो है थोड़ी सीरियस हो गई है। और आखिर में बात पांचजन्य की, जिसने हाल ही में इन्फोसिस पर एक आर्टिकल लिखा, कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। तो इस अखबार के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी विवाद को जन्म दिया हो। फिलहाल शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। खुशबू लाई है। पंजशीर घाटी पर पूरी तरह से नियंत्रण के तालिबान के दावे के बाद नई दिल्ली में आज पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है। माना जा रहा है कि बैठक में अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में आ जाने के बाद भारत की अफगानिस्तान को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने टीकाकरण के योग्य पूरी आबादी को 1 डोज कोविड-19 लगा दी है। यूपी के पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी ने उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज होने को लेकर आज प्रतिक्रिया दी है। कुरैशी ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया और जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई सुधार और कंपार्टमेंट परीक्षा कार्यक्रम और 12 सितंबर को होने वाली नीट यूजी परीक्षा की नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा है कि नीट के परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। साल 2018 के सिक्योरिटी स्टाफ की मौत से संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने अधिकारी को गिरफ्तार से संरक्षण प्रदान किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्य के केसों में अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल भेजें। केंद्र की इस कवायद के पीछे मकसद है कि कोरोना का प्रसार कर रहे नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि विवादित कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। हमने बार बार ये कहा कि सरकार बिना किसी कंडीशन के बातचीत करे, शर्त लगाकर बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। और भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के अंतिम दिन भारत जीत से 8 विकेट दूर है। लंच तक के खेल में इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए हैं। जीत के लिए उसे अभी भी 237 रनों की जरूरत है। मैच की मौजूदा स्थिति मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा रही है। आज खबर यह आई कि तालिबान ने पंजशीर घाटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पता ही है सबको कि अफगानिस्तान का वो इलाका है जो तालिबान के पहले शासनकाल में भी उनके कंट्रोल से बाहर था। तो फिलहाल इस मुश्किल इलाके पर जीत की कोशिश में तालिबान कामयाब हो गया है, ऐसा खुद तालिबान का दावा है। दावे के साथ तालिबानी लड़ाकों ने परचम लहराता अपना वीडियो भी जारी किया है। उधर पंजशीर के लिए जो रेजिस्टेंस फोर्स लड़ रही हैं, उन्होंने जीत के दावे को तालिबान के एक बार फिर से खारिज किया है और कहा है कि हमारा संघर्ष जारी है। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद ने बातचीत से हल की हिमायत की है, लेकिन तालिबान के दावे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि हमने रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर साले मोहम्मद को भी मार गिराया है। दूसरी तरफ तालिबान अब तक काबुल में अपनी सरकार नहीं बना सका। कई बार घोषणा की, लेकिन हर बार टल गया। तो अब जो सुगबुगाहटें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। माना जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला बरादर के गुट में सत्ता को लेकर जबरदस्त खींचतान है। उनके मतभेद सुलझ नहीं रहे। तो इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले पंजशीर के हाल लेते हैं। हमने तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के दावों की सच्चाई के बारे में जानने के लिए बात की अंतर्राष्ट्रीय हलचलों पर नजर रखने वाले इंडिया टुडे टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर गौरव सावंत से। अभी दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तालिबान का ये कहना है कि उन्होंने पूरी तरह से पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है और गवर्नर हाउस है पंजशीर में, उस पर तालिबान ने अपना सफेद झंडा फहरा दिया है। तो तालिबान का ये दावा है कि पूरी तरह से
जो नॉर्दर्न अलायंस है या रेजिस्टेंस है वो हार गया है। दूसरी तरफ अहमद मसूद की तरफ से एक लगभग 19 मिनट का ऑडियो सामने आया है, जिसमें अहमद मसूद ने दावा किया है कि उन पर भारी बमबारी हुई है, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से विरोध या रेजिस्टेंस जारी रहेगा और जो नॉर्दर्न अलायंस है या जो रेजिस्टेंस है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान के लोग सब इकट्ठा हो और तालिबान का विरोध करे। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि ये पहली बार है जब इतना विस्तार से तालिबान ने कहा है कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है और तालिबान के प्रवक्ता के मुताबिक अब युद्ध समाप्त हो गया है। अच्छा, अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए इतने दिन हो गए लेकिन तालिबान सरकार बना नहीं सका, तो उसमें देरी की वजह क्या है? क्योंकि खबर तो यह है कि हक्कानी गुट और बरादर गुट इनके बीच में मतभेद हैं। इस पर क्या जानकारी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि 15 अगस्त को तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में जो वहां उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस है या राष्ट्रपति भवन है उस पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। अलग अलग सरकारी दफ्तरों पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके 18-20 दिन बीत जाने के बावजूद तालिबान सरकार गठन नहीं कर पाया है। और जब सुहेल शाहीन से मैंने आज तक पर बात की तो उन्होंने ये दावा किया कि अभी उनका मशवरा चल रहा है, मशवरा पूरा हुआ नहीं है। जो आंतरिक कलह की बात आ रही है तालिबान के अलग अलग धड़ों में, इंडिकेशंस जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो दोहा का गुट है या जो पॉलिटिकल ग्रुप है जिसको कंधारी तालिबान भी कहा जाता है, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और शेर अब्बास टैरिकज़ई प्रमुख हैं, वो इस तरह का प्रयास चाहते हैं कि अफगानिस्तान के और लोगों को भी भागीदारी मिल सके सरकार बनाने में। और जो हक्कानी समूह है या हक्कानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हक्कानी और उनका परिवार जो पाकिस्तान की आईएसआई के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, उनका ये कहना है कि जितने भी हथियार हो, जितने भी धार्मिक संगठन हो, जितने भी इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर जस्टिस हो या फिर रिलीजियस अफेयर्स हो, वो सब इन्हीं के कब्जे में रहे ताकि ये अपने बंदूक की जोर पर तालिबान को चलाते रहे। इनका ये कहना है क्योंकि युद्ध में जीत इन्हीं की हुई है तो इसीलिए सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच विवाद की बात सामने आ रही है, जो तालिबान इस तरह से कह रहा है कि नहीं, केवल मशवरा चल रहा है और उसके बाद जल्दी नई सरकार का गठन होगा। अच्छा, तालिबान संगठन में अभिषेक दरार का उभरना दुनिया के लिए कैसी खबर है? क्या ये कमज़ोर कड़ी हो सकती है तालिबान के निज़ाम की? क्या बहुत सारे देश जो तालिबान की सरकार से असहज हैं उनमें इसमें कोई गुंजाइश दिखती है, या अच्छी से ज़्यादा ये कोई ख़तरनाक खबर है? और क्या ये इशारा इस बात का कि जो तालिबान में एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन होगा वो हावी रहने वाला है, जो कम से कम दुनिया के लिए तो अच्छा नहीं है? इस समय स्थिति बेहद संवेदनशील है अफगानिस्तान में। हालांकि तालिबान का ये दावा है कि वो मशवरे के बाद सरकार बनाने का काम करेंगे, लेकिन जो जमीनी स्थिति है वो इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के मुखिया हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो जीएचक्यू रावलपिंडी से काबुल पहुंचे और उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से बातचीत की और उनका प्रयास ये है कि किसी न किसी तरह आपसी बातचीत के साथ सरकार बन जाए और मुल्ला बिरादर जो 8 साल पाकिस्तान की जेल में रहे हैं वो मान जाए और हक्कानी नेटवर्क को जो हक्कानी समूह मांग रहा है उनको वो मिल जाए। ऐसा होगा या नहीं अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाना चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है, तालिबान एकजुट था सत्ता पाने के लिए, अमेरिका को हराने के लिए और अशरफ गनी की सरकार को बाहर भेजने के लिए। उसके बाद सत्ता की असल लड़ाई अब शुरू हुई है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर होगी। पाकिस्तान अगर इसे कंट्रोल कर पाएगा तो फिर भी ठीक है, वरना ये जो धड़े हैं, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिसाल के तौर पर वो पाकिस्तान में भी आतंकवाद फैला सकता है। और डीजीआईएसआई ने ये बात मुल्ला बिरादर के साथ इस मुद्दे को उठाया भी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हितों का हनन न करे। जबकि पिछले 1 हफ्ते की बात देखी जाए तो पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं पाकिस्तानी सेना पर, तो ये न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है।
बात अब कोरोना की। आज कुछ हफ्तों बाद देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और मरीजों की मौत के मामले में राहत देने वाली खबर आई है। 24 घंटों में 39,000 केस आए। ये पिछले एक हफ्ते के हर दिन के आंकड़ों से काफ़ी कम है। रिकवरी रेट भी बढ़ा है, रेट अब 97% हो चुका है। इसके अलावा कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी काफ़ी कम है। 167 दिन बाद सबसे कम मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 19 प्रदेशों की जहां 24 घंटों में कोई मौत का आंकड़ा नहीं आया। यहाँ क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर पीयूष अग्रवाल से। तो जैसा कि हम आज देख सकते हैं कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में करीबन 219 डेथ रिपोर्ट करी गई हैं और ये जो आंकड़ा है ये हमारा 167 डेज के बाद इतना कम आंकड़ा आया है। पहले ये था 23 मार्च को था जब 199 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। जहाँ तक हम राज्य वाइज अगर हम डेथ्स की बात करते हैं तो 19 ऐसे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं जैसे कि हमारा हरियाणा, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आदि, दिल्ली। यहाँ पे पिछले 24 घंटों में कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं करी गई है। वहीं दिल्ली एक ऐसा राज्य मतलब हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पिछले 5 दिनों में कोई डेथ नहीं रिपोर्ट करी गई। राजस्थान हो गया, वहाँ पे पिछले 36 दिनों में कोई डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है। मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे पिछले करीबन 14 दिनों में कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, इन सब में पिछले 24 घंटों में एक दिन का ही गैप है जब कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। पीयूष, इन्हीं राज्यों में पिछले 5 दिनों से कोरोना की स्थिति का अपडेट क्या है ये बताइए। देखिए, 19 में से अगर हम देखें तो कोरोना की स्थिति अभी मतलब बहुत ज्यादा तरीके से नहीं बढ़ रहा है। कोरोना जो स्पेसिफिकली बढ़ रहा है वो साउथ के ही केरल में सबसे अधिक तौर पर बढ़ रहा है। इन राज्यों में, इन केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना इतने भयंकर तरीके से अभी नहीं बढ़ रहा है। कोरोना की स्थिति सामान्य है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम देख सकते हैं कुछ दिनों बाद आशा करते हैं कि और भी स्थिति सामान्य हो जाएगी जब डेथ का गैप और बढ़ जाएगा और केसेस का गैप भी और कम होता रहेगा। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो पूरे भारत में पिछले 2 हफ्ते का कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 22,000 केस हमारे पिछले हफ्ते में बढ़े हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आए हैं हमारे वो केरल में आए हैं। उसके कारण भारत का इशू इतना बढ़ गया है। बट जहाँ तक 19 प्रदेश हैं यहाँ पे स्थिति इतनी सामान्य ही है। अच्छा पीयूष, दुनिया भर में भी अभी कोरोना संकट को लेकर लड़ाई चल ही रही है। कुछ देशों ने उबर जाने का दावा किया था लेकिन फिर से कोरोना वहाँ हावी हो रहा है। अभी क्या स्थिति है? कौन से देश अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं और कहाँ बेहतरी दिखती है आपको? अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जैसा कि आपने बताया जहाँ स्थिति इम्प्रूव हुई है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ स्थिति बिगड़ रही है। अगर हम बात करें ओवरऑल नंबर्स की, मतलब अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं एज अ होल, तो हम देख सकते हैं और हम पिछले 2 हफ्तों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में ओवरऑल करीबन 7-7.5% केस 2 हफ्तों के कंपैरिजन में कम हुए हैं। वहीं अगर हम डेथ्स की बात करते हैं, वो भी अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो तकरीबन 5% डेथ्स में कमी आई है। और अगर हम इंडिविजुअल कंट्रीज की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इंडोनेशिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है, जापान ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है। इंडोनेशिया में 2 हफ्तों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो तकरीबन 41% केसेस की कमी आई है। जापान में 25% केसेस की कमी आई है। वहीं ब्राज़ील में 12-13% के तकरीबन केसेस की कमी आई है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे देशों की जहाँ पे स्थिति थोड़ी खराब होती दिख रही है, वो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से केसेस बढ़े हैं। यहाँ पे अगर हम 2 हफ्तों का कंपैरिजन वही करते हैं तो तकरीबन 5% से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। इजराइल में 8% से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे 2 हफ्तों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो केसेस बढ़े हैं।
साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में भी केसेस थोड़े से पिछले 2 हफ्तों में बढ़े हैं। वहीं अगर हम डेथ्स की बात करते हैं तो डेथ्स में भी तकरीबन वही सेम कंट्रीज हमारी फॉल करेंगी। इंडोनेशिया में स्थिति इम्प्रूव हुई है, ब्राजील में थोड़ी इम्प्रूव हुई है, वहीं यूएस में 20% तकरीबन 20 से 21% डेथ्स बढ़ी हैं पिछले 2 हफ्तों के, अगर हम डेटा को कंपैरिजन करते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये वो देश ऐसे, एक बात और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये देश ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसका कारण जो बताया जाता है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट बताया जा रहा है। बात पंजाब की। बीते कुछ दिनों से पंजाब की पॉलिटिक्स में केवल जो पार्टियां हैं उनकी अंदरूनी कलह कलेश की खबरें आ रही हैं। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू कैप्टन की खबरें अभी आना बंद नहीं हुई हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से भी कुछ मिलती जुलती खबरें हैं। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में संकेत दे दिया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बाहर से होगा। इसके बाद से ही सांसद भगवंत मान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने जुलने लगे हैं। ऐसा करके शायद वो अपने नेतृत्व को बताना चाहते हों कि उनके बगैर पंजाब में तो आम आदमी पार्टी अधूरी है। हालांकि मान ने खुलकर इस बात को स्वीकारा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार लिख रहे हैं कि मान ही पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। तो सीएम उम्मीदवार को लेकर मची इस झौं के बीच आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा? क्या वाकई ऐसा है कि दिल्ली से एक नया चेहरा भेजे जाने की कुछ बातें हो रही हैं? ये सब पूछा हमने सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी से, जिनकी पंजाब की पॉलिटिक्स पर पकड़ बड़ी शानदार है। जी, दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब में उनका बहुत सॉलिड ग्राउंड है। उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी एक तरह को कांग्रेस के बहुत नजदीक आ गए थे। हालांकि फाइनल जो सीट्स हैं उनको सिर्फ 20 ही मिली थी, लेकिन एक समय पर लग रहा था कि उनका और कांग्रेस के बीच में ही असली फाइट है। और इस बारी भी कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा में स्प्लिट हो गया है, दोनों अलग अलग हो गई हैं। और दोनों में ही अब एक तो किसान जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल के अगेंस्ट हो गए हैं, और भाजपा का कुछ ज्यादा वजूद है नहीं है। तो इस वजह से सबको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बारी भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, और इसके लिए ये उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी को एक सीएम का चेहरा जरूर घोषित कर देना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि पिछले इलेक्शन में क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा घोषित नहीं किया था, और कुछ को ये भी लग रहा था कि कहीं अरविंद केजरीवाल खुद ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनकर ना आ जाएं, तो इस वजह से वो इतना अच्छा प्रदर्शन पार्टी नहीं कर सकी। तो इसलिए इस बारी डिमांड है, खासतौर पर भगवंत मान जो उनके 2 टाइम एमपी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनकी तरफ से डिमांड है कि पार्टी को जल्दी से जल्दी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। अच्छा विपिन जी, इस पूरे मामले में भगवंत के समर्थक तो खुलकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन खुद भगवंत मान की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, कोई इच्छा तो उन्होंने जाहिर की नहीं। हालांकि विपिन, देखा जाए तो पंजाब आम आदमी पार्टी में भगवंत मान को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा दिखता भी नहीं है। मान जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी लगातार चुनाव जीतकर दबदबा कायम रख पाए हैं, तो फिर पार्टी उन्हें लेकर इतने संशय में क्यों दिख रही है? क्या कारण है कि ऐसी बातें हवा में है कि मान के अलावा भी कोई चेहरा हो सकता है? जी, ऐसा है कि कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से बहुत सारे समर्थक उनके घर पर जा रहे हैं और उनके समर्थन में आ रहे हैं, बल्कि कईयों ने तो बिल बोर्ड भी पकड़े हुए हैं साथ में, जिसमें कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट भगवंत मान ही होंगे। तो ये एक सिलसिला सा लग रहा है जैसे कि पूर्व नियोजित है। ये ऐसे वैसे नहीं आ रहे कि वॉलंटरीली आ रहे हैं वहां पर, ये नियोजित आ रहे हैं। और तो और इसके अलावा भगवंत मान ने खुद भी कुछ जो संगरूर के लोकल न्यूज़मैन हैं वहां पे, उनको एक उन्होंने कल बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये सीएम का कैंडिडेट जल्दी घोषित कर देना चाहिए। और साथ में ये डायरेक्टली तो नहीं कहा कि मुझे घोषित करें, उन्होंने कहा कि लोगों की डिमांड है। मेरे पास लोग रोज बहुत आते हैं ये कहने के लिए कि भगवंत मान को ही सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाए। तो इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट वे से ये कह दिया है कि लोग चाहते हैं कि भगवंत मान ही सीएम कैंडिडेट हों आम आदमी पार्टी के। इन्फोसिस देश की मशहूर आईटी कंपनी है, 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ में काम करते हैं। इनकम टैक्स भरने के लिए सरकार जो नया ई पोर्टल लाई है वो इसी कंपनी की देखरेख में बना है। इस पोर्टल से आईटी रिटर्न फाइल करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और इसको लेकर वित्त मंत्री ने इन्फोसिस के अधिकारियों को तलब भी किया था। लेकिन अब इस कंपनी पर ताज़ा हमला बोला है पांचजन्य ने, जिसे आमतौर पर माना जाता है कि आरएसएस का मुखपत्र है, लेकिन आरएसएस इससे इनकार करता है।
पांचजन्य का इतिहास काफ़ी वैसे पुराना है। 1948 में छपना शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संपादक थे। फिलहाल जो सबसे ताज़ा संस्करण है, इसमें इन्फोसिस को लेकर 4 पन्नों की कवर स्टोरी है। इन्फोसिस पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। पूछा गया है कि क्या देश विरोधी ताकतें इन्फोसिस के जरिए भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेख में कहा गया कि इन्फोसिस पर पहले भी नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करने के आरोप लग चुके हैं। साथ में यह भी कहा गया कि पत्रिका के पास इन आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं है। तो पांचजन्य के जो संपादक हैं हितेश शंकर, उन्होंने कहा है कि वो अपनी कवर स्टोरी पर अडिग हैं। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या आरएसएस भी इस लेख के कंटेंट से सहमत है। पर आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आंबेकर सामने आए, ट्वीट किया, कहा कि पांचजन्य संघ का मुखपत्र नहीं है और इस लेख में जाहिर किए गए विचार आरएसएस के भी नहीं है। पल्ला झाड़ते उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के नहीं बल्कि लेखक के निजी विचार हैं। तो क्या पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसे जो ये अखबार हैं सचमुच संघ के मुखपत्र नहीं है? और अगर ये मुखपत्र नहीं है तो फिर क्या है? ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और संघ पर एक मशहूर किताब लिखने वाले संघम शरणम गच्छामि के लेखक विजय त्रिवेदी से। देखिए, सुनील अंबेकर साहब जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक हैं। अभी उन्हें ये जिम्मेदारी नई मिली है और जो पांचजन्य का विवाद अभी हुआ, इन्फोसिस की जो उनकी कवर स्टोरी है उसको लेकर, उस पर जिस तरह से अंबेकर साहब ने बयान दिया है, तो यदि उसे औपचारिक तरीके से देखा जाए, ऑफिशियल तरीके से देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि आरएसएस का मुखपत्र नहीं है, क्योंकि जो उसके पब्लिशर हैं, प्रकाशन जो है वो भारत प्रकाशन करता है। ठीक है, तो यदि औपचारिक तौर पे कहें तो सुनील अंबेकर साहब गलत बात नहीं कह रहे। लेकिन मुखपत्र क्या होता है? मुखपत्र का मायने होता है कि जो आपकी विचारधारा को, जो आपकी बात को ज्यों की त्यों रखता हो, यदि अनऑफिशियली कहें तो। ठीक है, तो उस हिसाब से आरएसएस का मुखपत्र माना जाना चाहिए और 99% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि आरएसएस का ही मुखपत्र है, पांचजन्य भी और ऑर्गेनाइजर भी। भारत प्रकाशन भी आरएसएस के ही सहयोगी संगठनों में से है। आरएसएस की विचारधारा के लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। पांचजन्य और इसके ऑर्गेनाइजर के जो संपादक होते हैं वो भी आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोग होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं और उनकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी से आज तक लगातार चलती हुई आई है। और उसमें ज्यादातर जो लेख होते हैं, या वैसे एक बड़ा परिवर्तन हुआ है पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में कि उसमें अब विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी जगह मिलती है, उनकी भी वॉइस उसमें होती है, उनके आर्टिकल्स भी रखे जाते हैं। लेकिन ये एक नीतिगत फैसला है। बाकी मूलतः उसमें आरएसएस से जुड़ी हुई बातें, आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली बातें, आरएसएस के जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके लीडर्स के आर्टिकल, उनको लेकर ही ज्यादा चर्चा उसमें होती है। अच्छा विजय जी, बताइए पांचजन्य की शुरुआत कहाँ से हुई? किन परिस्थितियों में ऐसे अखबार को शुरू करने की जरूरत संघ ने महसूस की? इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस यही था कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। एक तरीका तो है शाखा का, जहां पर स्वयंसेवक आते हैं और शाखा के में जो एक्सरसाइज करते हैं, शामिल होते हैं और आरएसएस की विचारधारा को सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका है कि जो उनके प्रचारक हैं वो उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग शाखा में नहीं आते हैं, जो लोग संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं, जो प्रचारक नहीं हैं, उन तक आरएसएस की बात कैसे पहुंचे? आरएसएस की बात को, हिंदुत्व की विचारधारा को, या जो उनकी विचारधारा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए ये पत्रिका की शुरुआत हुई पांचजन्य की, ऑर्गेनाइजर की। उसमें उस समय आरएसएस के प्रचारक थे दीनदयाल उपाध्याय 1947-48 में। उन्होंने इसकी शुरुआत की और वो उसके संस्थापकों में से एक रहे हैं। प्रचारक थे उस समय दीनदयाल उपाध्याय, बड़ा नाम है आरएसएस का यदि आप जानते हो तो। और अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले संपादक थे पांचजन्य के, जो उस वक्त आरएसएस से जुड़े हुए थे, हमेशा ही आरएसएस से जुड़े रहे। और उन्होंने तो कहा भी कि एक बार स्वयंसेवक तो जीवन भर स्वयंसेवक। वो प्रचारक भी रहे हैं, हालांकि बाद में उनको प्रचारक पद उन्होंने छोड़ दिया, वो लेकिन स्वयंसेवक बने रहे। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी है, के.आर. मलकानी का नाम भी है, शेषाद्रिचारी का नाम भी है, दीनदयाल उपाध्याय का नाम भी है, देवेंद्र शर्मा का भी नाम है। ऐसे बहुत तरुण, विजय जो सांसद भी रहे वो भी उसके संपादक रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन
100%, मैं 99% भी नहीं कहूंगा, 100% वो लोग संपादक बने जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और मूलतः स्वयंसेवक रहे हैं, अनिवार्यतः। तो इस तरह से यदि देखा जाएगा तो उसे आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ संस्थान या पब्लिकेशन मानना चाहिए। अच्छा सर, आपका चूंकि संघ पर काफी काम रहा है, अध्ययन रहा है, तो आपसे जानना ये चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं या कुछ ऐसे लेख जिनकी वजह से पांचजन्य इतिहास में भी चर्चा में आ चुका है, कुछ आपको याद आता है, विवाद वगैरह? बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं, विवाद की बजाय मैं इसे कहूंगा चर्चा में रही। एक तो ये बात कि गांधी के जब शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था तो आरएसएस ने पहली बार गांधी के ऊपर कवर स्टोरी की थी, और वो पहला मौका था जब उससे पहले आरएसएस और गांधी को लेकर अलग अलग तरह की बातें चलती रहती थी। लेकिन 1969 में जब गांधी का शताब्दी वर्ष था तो उस पत्रिका ने कवर स्टोरी गांधी पर की थी और उसको लेकर वो काफी चर्चा में हुई। फिर राम जन्मभूमि को लेकर बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर जो कवर स्टोरी हुई उसको लेकर भी पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर दोनों में काफी चर्चा हुई। चाइना को लेकर भी जो उनके कवर स्टोरीज होती हैं उसको लेकर कई बार इस पर चर्चा होती रही है, विवादों में भी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं। मुझे लगता है कि हर 2, 4, 5 साल में या 2 साल में 3 साल में आरएसएस पांचजन्य का और ऑर्गेनाइजर का कोई ना कोई इशू ऐसा होता है जो काफी चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है, और उस पर काफी विवाद भी होते रहे। विवाद तो इसलिए होते कि जो लोग उससे सहमत नहीं है वो उस पर विवाद करते हैं, लेकिन मैं उसे सामान्य शब्दों में चर्चा कहना उचित मानूंगा। लेकिन अब जैसे इन्फोसिस की घटना हुई, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फोसिस पर जो कहा गया उस पर तो हितेश शंकर जो उनके संपादक है उन्होंने अपनी बात कह दी है, सुनील अम्बेकर साहब ने अपनी तरफ से कह दिया कि आरएसएस उससे जुड़ा हुआ नहीं है, आरएसएस उस बात को नहीं मानता है और वो उसका मुखपत्र नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सन 2000 में जो नारायण मूर्ति हैं उन्हें पद्मश्री दिया गया। वो पद्मश्री दिया गया सन 2000 में। तब किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस शख्सियत को पद्मश्री दिया है उसको इस तरह के विवादों में लाना अपने आप में मुश्किल खड़े करने वाला है। फिर पद्म विभूषण भी हैं और इन्फोसिस को लेकर और नारायण मूर्ति को लेकर लगातार हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के उद्योग जगत में बड़ा सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। केवल ये कहना जिस पोर्टल का जिक्र वो कर रहे हैं, टैक्सेशन का जिक्र किया है, वो हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो कितना टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट एक बिजनेस डील है। भारत सरकार उस पर काम कर रही है, यदि गलत हुआ होगा तो वो उस को डील को खत्म कर देगी या जो भी करेगी, लेकिन उसका मतलब देश विरोधी होना नहीं होता। टेक्निकल डील में गड़बड़ होने को आप देश विरोधी कहना ठीक नहीं। या नंदन नीलेकनी का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले लोग भी क्या देश विरोधी माने जा सकते हैं? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी राय हो सकती है, लेकिन उसे आमतौर पर नहीं माना जा सकता। और मुझे लगता है कि सरकार में भी इस पर चर्चा हुई होगी और संघ में भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि सुनील अम्बेकर के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सुनील अम्बेकर के बयान का मतलब है कि आरएसएस ने और भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने इस आर्टिकल को खारिज किया है। इसको इस तरह से मानना चाहिए। आप इस विवाद को छोड़ भी दें कि वो मुखपत्र है कि नहीं है, लेकिन जब सुनील अम्बेकर जी ने इस बारे में चर्चा की है तो इसका मतलब है कि आरएसएस खुद और केंद्र सरकार खुद इससे सहमत नहीं है। तो खैर, अब वक्त है विदा का। हमारे शो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा radio@aajtak.com पर। अब तो व्हाट्सएप नंबर भी है 9953323303। तो यहाँ पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बोलकर भी बता सकते हैं, लिखकर भी बता सकते हैं। इसके अलावा हम आज तक रेडियो के पेज पर हैं ही, वहाँ हमारे सारे पॉडकास्ट सुनिए, और वहाँ नहीं तो स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन, यहाँ पर भी हम मिलेंगे। किसी भी शो का नाम लिखिए हमारे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का शो प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।